Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. चैप्टर नंबर 11 सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हम स्टडी कर रहे हैं और आज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल प्रोपोर्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। कंसिडर द पॉपुलेशन 1, 8, 9, 12। 4 मेंबर्स हैं पॉपुलेशन के अंदर। ड्रॉ ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज 2। देखिए हमेशा हाईलाइट करें माइंड के अंदर, मैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको पॉपुलेशन दी गई है 4 मेंबर्स की, उसके बाद कहा गया है कि सैंपल्स आपने ड्रॉ करने हैं ऑफ साइज 2 विद रिप्लेसमेंट। सो 3 इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज के और इंपॉर्टेंट बातें जो आपने याद रखनी है कि पॉपुलेशन क्या है, सैंपल साइज क्या है और टेक्निक क्या है। सो वो क्लियर होगी बातें। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स आपको याद होगा, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं। ऑड नंबर्स का मतलब है नंबर्स डिविजिबल बाय अदर देन 2, यानी 2 के अलावा 1, 3, 5, 7, 9, यानी जो नंबर्स 2 पर डिवाइड नहीं होते उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। फ्रॉम ईच सैंपल, यानी हर सैंपल से आपने ये प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन कैलकुलेट करनी है, यानी वो जो प्रोपोर्शन निकली हुई होगी उस प्रोपोर्शन की सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपने जनरेट करनी है। और फाइनली कहा गया है हेंस फाइंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो मेड, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी बनी है उसका वेरिएंस कैलकुलेट करना है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात जो इस स्टेटमेंट के अंदर आपको नजर आ रही होगी कि ये ज़रूरी नहीं है, ये बात पहले भी मैंने आपसे शेयर की थी, सिर्फ याद करवाने का मकसद ये है कि आपके माइंड के अंदर रहे कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल सैम्पलिंग का वेरिफिकेशन का होगा। सो ज़रूरी नहीं है कि वेरिफिकेशन हो, आपको सिंपल कोई ना कोई आपको वो टर्म कह सकते हैं कि उसको कैलकुलेट करें और क्वेश्चन को ख़त्म कर दें। सो जैसे यहाँ बताया गया कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सो मेड, जो डिस्ट्रीब्यूशन बनी है उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर दें, दैट्स इट। सो प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पॉपुलेशन के मेंबर्स कैपिटल एन से डिनोट होते हैं। कैपिटल N इज इक्वल्स टू 1, 8, 9 एंड 12। फिर उसके बाद स्मॉल n दैट इज इक्वल्स टू 2। देन बारी है टोटल सैंपल्स की। टोटल सैंपल्स, चूंकि टेक्निक विद रिप्लेसमेंट है दिस वन, सो आपका फॉर्मूला बनेगा कैपिटल N रेज टू पावर स्मॉल n and that is 4 raised to power 2, यानी 16 सैंपल्स बनेंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। ठीक है, सैंपल्स का अब नेक्स्ट आप देखेंगे कि 4 आपके पास पॉपुलेशन के नंबर्स हैं, 2 आपको नंबर्स चाहिए हर सैंपल के अंदर, इस तरह टोटल 16 सैंपल्स जनरेट होंगे। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम सैंपल्स को जनरेट करते हैं। जी, ट्री बनेगा। सबसे पहले आपके पास 1 है, फिर उसके बाद है जी 8, फिर 9 और 12। ये फर्स्ट एलिमेंट की प्लेस है और आपको पता है जब सेकंड एलिमेंट जनरेट होता है तो उसका ट्री बनता है। आपको माइंड के अंदर रखना है कि 1 के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन कौन सी हैं, 1, 8, 9 एंड 12। 8 के लिए भी हमारे पास सेम 4 ऑप्शंस होंगी, 1, 8, 9 एंड 12। देन 9 के लिए 1, 8, 9 एंड 12। फाइनली 12 के लिए 1, 8, 9 एंड 12। इस तरह ट्री डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। मेक इट क्लियर कि ब्लू कलर से फर्स्ट नंबर होगा और ब्लैक कलर से सेकंड एलिमेंट ऑफ द सैंपल जनरेट होगा। तो एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके बाद सैंपल्स होंगे और P यानी प्रोपोर्शन जो आपने कैलकुलेट करनी है। चूंकि यहाँ 10 तक आया, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सीरियल नंबर
11, 12, 13, 14, 15 and 16. Sample and for proportion. अब देखिए आपको जनरेट करने हैं सैंपल्स. पहला सैंपल क्या होगा? 1 1, then 1 8, 1 9 and 1 12. 1 1, 1 8, 1 9 and 1 12. 1 से सैंपल्स कंप्लीट हो गए. अब 8 की बारी है जी. 8 1, 8 8, 8 9, 8 12. देन 9 से 9 1, ब्रैकेट लगा भी सकते हैं और इसको एज इट इज छोड़ भी सकते हैं आप. 9 8. नेक्स्ट बारी है जी 9 9 एंड 9 12. फिर उसके बाद बारी है 12 की. 12 1, 12 8, 12 9 एंड 12 12. सैंपल्स आपने जनरेट कर लिए. अब हर सैंपल को यूज करेंगे और देखेंगे और उसकी रिस्पेक्टिव प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करेंगे. प्रोपोर्शन हमने किसकी कैलकुलेट करनी है? हमने लास्ट बोर्ड पर क्वेश्चन को स्टडी किया था. क्वेश्चन के मुताबिक हमने ऑड नंबर्स की प्रोपोर्शन को कैलकुलेट करना है. ऑड नंबर वो नंबर्स हैं जो 2 पर डिवाइड नहीं होते. सो आप सैंपल के एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे, देखेंगे और उन नंबर्स की काउंटिंग कर लेंगे कि जो कि 2 पर डिवाइड नहीं होते. सो अब आपने माइंड के अंदर रखना है कि ऑड नंबर्स का मतलब क्या है. यहाँ साइड पर मैं आपको थोड़ा सा इसका रेफरेंस दे देता हूं. 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, 7 9 11 एंड सो ऑन. सो इनमें से अगर कोई नंबर सैंपल में एग्जिस्ट कर रहा है, माइंड इट, तो आप उसको काउंट करेंगे, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और उसको 2 पर डिवाइड कर देंगे. 2 पर इसलिए डिवाइड कर देंगे क्योंकि आपका जो सैंपल साइज है वो 2 है. आपको अगर आपको ये क्लियर ना भी हो, हम सैंपल साइज का जिक्र ना भी करें, तब भी आपने ये माइंड के अंदर रखना है कि जब आपने प्रोपोर्शन निकालना है, सैंपल प्रोपोर्शन, तो आपने वो जो सैंपल के टोटल एलिमेंट्स हैं उसको कंसिडर कर लेना है. तो वो सैंपल साइज ही होता है. सो अब आप देखिए प्रोपोर्शन. 1 और 1 दो एलिमेंट्स हैं, दोनों ही ऑड हैं. इसका मतलब है 2 हो जाएंगे आउट ऑफ 2. सो 2 बाय 2 फर्स्ट सैंपल की प्रोपोर्शन है. क्योंकि सैंपल में 2 एलिमेंट्स हैं, ये टोटल हो गया, ये डिनोमिनेटर में आ गया. हमने काउंटिंग की, दोनों एलिमेंट्स ऑड हैं, इसलिए 2 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास पहली सैंपल प्रोपोर्शन आएगी. उसके बाद देखिए 1 ऑड नंबर है, 8 इवन नंबर है. सो इसका मतलब है 1 आउट ऑफ 2 दूसरे सैंपल प्रोपोर्शन हो गई. फिर उसके बाद अगेन 2 बाय 2, क्योंकि दोनों ही ऑड नंबर्स हैं. देन 1 ऑड नंबर है, 12 इवन नंबर है, इसलिए 1 आउट ऑफ 2. अगेन 1 आउट ऑफ 2. देन 0 बाय 2. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 0 क्यों? क्योंकि 8 भी आपका इवन नंबर है और दूसरा 8 भी है. सो दोनों ही आपके इवन नंबर्स हैं. तो इवन नंबर्स तो आपने कैलकुलेट नहीं करने, तो क्योंकि आप इंटरेस्टेड किस में है? ऑड नंबर्स में. ऑड नंबर है नहीं, सो अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो इसका मतलब है वो 0 है. सो यहां देखिए 8 इवन नंबर है, 9 ऑड नंबर है, सो 1 आउट ऑफ 2. फाइनली 8 12, 8 भी इवन है, 12 भी इवन है, इसलिए कोई ऑड नंबर एग्जिस्ट नहीं कर रहा. 0 बाय 2. देन अगेन 2 बाय 2. 2 बाय 2 इसलिए क्योंकि 9 भी ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है, दोनों की काउंटिंग होगी 2 बाय 2. देन 1 बाय 2 because 1 only 9 is odd number out of 2. नेक्स्ट देखिए 11th में अगेन 2 बाय 2 क्योंकि दोनों ऑड हैं. फिर 1 बाय 2, देन 1 बाय 2, देन 0 बाय 2 because 12 and 8 both are even numbers. 1 by 2 and 0 by 2. इस तरह आपने एक टेबल जनरेट कर लिया जिसमें आपको
नजर आ रहा है कि टोटल सैंपल्स की तादाद 16 है, हमने सैंपल्स को जनरेट कर लिया है और सैंपल्स को कंसिडर करते हुए उनकी प्रोपोर्शन को भी कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन सैंपल प्रोपोर्शंस को यूज करके हम सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं। जी, हम इन सैंपल प्रोपोर्शंस को यूज करके सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, अपना प्रीवियस नॉलेज माइंड के अंदर लाएं। सीरियल नंबर P स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शन, टैली बार्स एंड देन फ्रीक्वेंसी, और फिर इस फ्रीक्वेंसी को यूज करके आप प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास मिनिमम वैल्यू सैंपल प्रोपोर्शन की क्या है। तो आपको नजर आ रहा होगा कि मिनिमम वैल्यू जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन की हमारे पास 0/2 है। तो 0/2 पहला सैंपल प्रोपोर्शन है। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 0/2 के बाद 1/2 है और देन फाइनली हमारे पास 2/2। सो ये 3 वैल्यूज हैं जो डिफरेंट एग्जिस्टेंस के साथ नजर आ रही हैं। अब इनको हम काउंट करेंगे, यानी टोटल हमारे पास जो सीरियल नंबर बनेगा 1 2 3 सैंपल प्रोपोर्शंस हैं जो डिफरेंट एग्जिस्टेंस के साथ हमारे पास मौजूद हैं। अब आप इनको काउंट करेंगे। सबसे पहले 0/2 देखेंगे, 1 2 3 and 4। सो 1 2 3 4 बार्स आ जाएंगी 0/2 के लिए। उसके बाद 1/2 के लिए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। Then 2/2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। फर्स्ट वन इज 4, देन 8 एंड देन 4। जब आप इसको सम करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नजर आएगा दिस इज 16। सो दिस नंबर शोज कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है सैंपल प्रोपोर्शन की वो कंप्लीट है, क्योंकि आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो जनरेट हुए थे वो 16 ही थे, और चूंकि सैंपल्स 16 है तो प्रोपोर्शंस की तादाद भी 16 ही होनी चाहिए। सो वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद प्रोबेबिलिटी आपने कैलकुलेट करनी है, दैट इज 4/16, 8/16। इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करेंगे, 4/16, then second 8/16 and then 4/16। इस तरह आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हमने सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोपोर्शन कहा, वो कंप्लीट होगी। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो रिक्वायरमेंट को माइंड के अंदर रखते हुए अपने टेबल को आप कंप्लीट करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि इस पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए आपने कैलकुलेट करनी है वेरिएंस, यानी वेरिएंस आप कैलकुलेट करेंगे किसका, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वेरिएंस के लिए हमें जो जो कॉलम्स रिक्वायर्ड है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शन इनटू मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन, देन P स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन। देखिए 0/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन के साथ, 0/2 मल्टीप्लाई बाय 4/16, तो आंसर क्या आएगा 0/32। देन 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8/16, इट इज 8/32। 2/2 मल्टीप्लाई बाय 4/16, it is 8/32। जो लोग रेगुलर लेक्चर्स नहीं लेते, यहां उनको कंफ्यूजन होगी, उनकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वो सेंटेंस दोबारा बता रहा हूं
कि हम यहां पर सिंप्लीफाई क्यों नहीं कर रहे। सिंप्लीफिकेशन ना करने की रीजन यहां पर आकर जस्टिफाई होती है। उसकी रीजन यह है कि अगर आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो कुछ फ्रैक्शंस में आपको डिनोमिनेटर में 2 मिलेगा, कुछ फ्रैक्शंस में 4 मिलेगा, या आप ये कह सकते हैं कि आपको डिफरेंट फ्रैक्शंस अवेलेबल होंगी। तो फ्रैक्शंस को डायरेक्टली ऐड करना काफी हेक्टिक और प्रॉब्लमेटिक होता है। इसी वजह से मैंने लास्ट लेक्चर्स में जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन पढ़ा था उसमें भी बताया था कि हम इस फ्रैक्शन को ब्रेक नहीं करेंगे, और ब्रेक इसलिए नहीं करेंगे ताकि आपका डिनोमिनेटर सेम रहे। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो फिर आपको फ्रैक्शन को ऐड करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर आप क्या करते हैं, जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करके आप फिर फाइनल उसको डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर पर, तो आपका आंसर एग्जिस्ट कर जाता है। सो बी केयरफुल कि आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करें। सो यहां पर देखिए आंसर क्या होगा फाइनल, जब आप इसको ऐड करेंगे, दैट इज 16/32। ठीक हो गया। अब उसके बाद पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, ये पी का कॉलम है, ठीक है। इस कॉलम को आपने कैलकुलेट किससे करना है, इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूं, एंड दिस इज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन। अब पहले स्क्वायर करेंगे और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोपोर्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 0/4 को मल्टीप्लाई किससे करना है आपने, 4/16 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0/64। ठीक है, 0/4 मल्टीप्लाई बाय 4/16, so 4 zeros are 0, 16 4s are 64। सो उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, दैट वुड बी 1/4। सो 1/4 को आपने मल्टीप्लाई करना है 8/16 से, सो दैट वुड बी 8/64। देन 2/2, इट इज 4/4, so 4/4 multiply by 4/16, it is 16/64। so देखिए यहां पर भी आप इजीली सम को कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि फ्रैक्शंस हैं लेकिन चूंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसका सम बहुत आसान हो जाएगा। इट इज 24/16। अब बारी है जो हमारा मेन टारगेट था, वो है वेरिएंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। सो वेरिएंस of sampling distribution of sample proportion। अगर आप यहां पर यहां तक भी बात लिख दें, वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑब्वियसली चूंकि ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, आप इस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकाल रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल प्रोपोर्शंस की है तो ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी सोफिस्टिकेशन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एनहांस करने के लिए ये लिख देंगे तो इससे बात क्लियर होगी कि आप एक्चुअली सैंपल प्रोपोर्शंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और उन सैंपल प्रोपोर्शंस को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड दैट इज डिनोटेड बाय सिग्मा स्क्वायर पी, और इसका फॉर्मूला है सिग्मा पी स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी माइनस सिग्मा पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी होल स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम म्यू पी भी लिखते हैं जो कि आपको पता है। सो जस्ट रिजल्ट्स वहां से पुटअप करेंगे, 24/64 माइनस 16/32 होल स्क्वायर। आप लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, मैं अपने कैलकुलेटर से इसको कंप्लीट करता हूं और आप घर पर इसको अपने कैलकुलेटर से इसको वेरीफाई कर लें। 24/64 इट इज 0.375 minus 16 divided by 32
और फिर आपने इसका स्क्वायर करना है, दिस इज 0.25। सो फाइनली आपके पास आंसर आ गया 0.375 में से 0.25 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.125 एंड दिस बिलोंग्स टू वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। सो आप हाईलाइट कर सकते हैं सिग्मा स्क्वायर पी जो कि वेरिएंस है और उसकी वैल्यू आई है 0.125। होप आज का लेक्चर आपको यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। सीक्वेंस को उसके जो स्टेप्स हैं उसको अच्छे तरीके से माइंड के अंदर रखें ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चंस में इसकी अच्छे तरीके से मजीद क्लेरिफिकेशन हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।